नमस्कार मित्रों। हम लोगों ने पैराथायरॉयड हार्मोन के विषय में पीटीएच के विषय में जाना, जो कैल्शियम और फास्फोरस मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। लेकिन ध्यान रहे, यह पीटीएच अकेला हार्मोन नहीं है जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है या फास्फोरस मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। शरीर में कुछ अन्य हार्मोन भी हैं जो पीटीएच जितने महत्वपूर्ण तो नहीं हो सकते, लेकिन वह भी कैल्शियम और फास्फोरस मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करने में अपना अपना योगदान देते हैं। आइए इनको क्रमशः समझते हैं। इन हार्मोन्स में एक दूसरा जो प्रमुख हार्मोन है वह है कैल्सिटोनिन। और कैल्सिटोनिन को हम लोग परंपरागत रूप से पीटीएच का विरोधी मानते हैं कि जो पीटीएच कैल्शियम बढ़ा रहा है, तो कैल्सिटोनिन का काम है कैल्शियम के लेवल को घटाना। तो नाम ही क्या है इसका, कैल्सिटोनिन, जो कैल्शियम की जो टोन है उसको नॉर्मलाइज करना, कैल्शियम हाइपरकैल्सीमिया को नॉर्मोकैल्सीमिया इसमें लाना। लेकिन याद रहे, पीटीएच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पोटेंट हार्मोन है, जबकि कैल्सिटोनिन ह्यूमन बींग्स में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। समहाउ जो जैसे फिशेस हैं और जो लोअर मैमल्स हैं, उनमें इसका रोल ज़्यादा है। फिशेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ मिनरल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए। रैट्स में भी, लोअर मैमल्स में भी इसका रिस्पॉन्स ठीक देखा गया है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में इसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा कम समझा हुआ और थोड़ा कम इम्पोर्टेंट भी है पीटीएच के तुलना में। ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, यह पैराथायरॉयड ग्लैंड से नहीं सिक्रीट होता, यह थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स केवल T3 और T4 नहीं है, कैल्सिटोनिन भी है। लेकिन यह जहां जो T3 T4 ये जो फॉलिकल्स हैं थायराइड के, तो फॉलिकल्स की फॉलिकुलर एपिथेलियम से T3 T4 सिक्रीट होते हैं। ये कैल्सिटोनिन इन फॉलिकल्स के बीच की जो स्थान है, इन बीच के पैरा फॉलिकल्स, जो पैराफॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकल की पैरा मतलब साथ में, बगल में, तो जो फॉलिकल्स के बीच की जो स्पेस है पैराफॉलिकुलर स्पेस, उसमें पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं। वह पैराफॉलिकुलर सेल्स कैल्सिटोनिन सिक्रीट करते हैं, इन्हें सी सेल्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार से कैल्सिटोनिन ये थायराइड की पैराफॉलिकुलर या सी सेल से सिक्रीट होता है। और यह इसकी जो उत्पत्ति है वह भी थायराइड की एपिथेलियल सेल्स के साथ नहीं हुई है, इसकी उत्पत्ति भी न्यूरल क्रस्ट से हुई है। ये एक न्यूरो एंडोक्रीन सेल है जो कि अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी के होते हुए और थायराइड तक पहुंची है। अगर आप याद करें तो हम लोगों ने पैराथायरॉयड हार्मोन और पैराथायरॉयड ग्लैंड के विषय में पढ़ते समय यह समझा था कि किस प्रकार जो फोर्थ फेरेंजियल पाउच है उससे पैराथायरॉयड ग्लैंड भी उत्पन्न होती है और उसी से अल्टीमोब्रैंकियल बॉडी भी उत्पन्न होती है। ये जो अल्टीमोब्रैंकियल बॉडी है, यह बाद में डिटैच होके और थायराइड जो उत्पन्न हुआ है फोरामेन सीकम से थायरोग्लोसल सिस्ट के रूप में, उस थायराइड के सेल्स के साथ जाके घुल मिल जाती है और उसके अंदर बिखर जाती है। तो जो अल्टीमोब्रैंकियल बॉडी है, इसके स्ट्रक्चर्स थायराइड सेल के स्ट्रक्चर के साथ में पूरे में डिस्पर्स्ड रहते हैं। अब ये न्यूरो एंडोक्रीन सेल्स हैं जो न्यूरल क्रस्ट से उत्पन्न होती हैं, यह न्यूरल क्रस्ट से अल्टीमोब्रैंकियल बॉडी में आती हैं, अल्टीमोब्रैंकियल बॉडी से थायराइड में पहुंच जाती हैं। तो इस प्रकार ये सी सेल्स या पैराफॉलिकुलर सेल जो कैल्सिटोनिन बनाती हैं, वह एक न्यूरो एंडोक्रीन सेल है, थायराइड की तरह से नहीं। यह न्यूरल क्रस्ट से अल्टीमोब्रैंकियल बॉडी से होते हुए तब थायराइड में आती हैं और फॉलिकल्स में ना होके फॉलिकल के बगल में पैराफॉलिकुलर सी सेल के रूप में अवस्थित रहती हैं। अब ये जो सी सेल्स हैं ये कैल्सिटोनिन बनाती हैं। कैल्सिटोनिन जीन क्रोमोसोम 11 पे है, जिस पर पीटीएच जीन भी होती है। कैल्सिटोनिन भी पीटीएच की तरह एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि एक एमिनो एसिड की एक लंबी चेन के रूप में होता है। पैराथायरॉयड हार्मोन 84 एमिनो एसिड का होता है, जो कैल्सिटोनिन है ये इससे छोटा 32 एमिनो एसिड का है। सिर्फ अंतर यह है इसकी एक जगह चेन बीच में आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़ी हुई है। अब जिस प्रकार से
पैराथायरॉयड सेल के ऊपर कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर होते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम कंसंट्रेशन को सेंस करते हैं। उसी प्रकार इन सी सेल्स या पैराफोलिकुलर सेल्स के ऊपर भी कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स होते हैं जो पैराफोलिकुलर सेल के बाहर जो ईसीएफ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसमें कैल्शियम कंसंट्रेशन को सेंस करते हैं। जिस प्रकार पीटीएच जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो कि सेल सरफेस रिसेप्टर है उनसे काम करता है, उसी प्रकार कैल्सिटोनिन भी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स जो कि सेल सरफेस रिसेप्टर है उनसे काम करता है। तो मित्रों, पीटीएच और कैल्सिटोनिन में काफी साम्य है, सेम क्रोमोसोम से उत्पन्न हो रहे हैं, दोनों ही पेप्टाइड हार्मोन हैं एक लीनियर चेन के रूप में, दोनों की सेल्स पर कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स होते हैं, दोनों हार्मोन जी प्रोटीन कट पर रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं। तो इस प्रकार, और दोनों ही कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं, लेकिन इनका प्रभाव एक दूसरे से ऑपोजिट है। हम लोग जानते हैं कि जब कैल्शियम कंसंट्रेशन कम होती है तो ये पैराथॉर्मोन सिक्रीशन को बढ़ा देती है, लेकिन जब कैल्शियम कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तब यह कैल्सिटोनिन की सिक्रीशन को बढ़ाती है। तो हम देख रहे हैं ये प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन ये जैसे जैसे बढ़ रही है, अब देखिए बढ़ने के साथ साथ पीटीएच का सिक्रीशन घटता जाता है और ये अंत में जाकर प्लेट्यू होता है। जैसे जैसे कैल्शियम कंसंट्रेशन कम हो रही है पीटीएच का सिक्रीशन बढ़ता जाता है और बाद में आके ये प्लेट्यू हो जाता है। तो कैल्शियम पीटीएच कर्व जो है वो एक सिग्मोइडल कर्व है, जबकि कैल्शियम कैल्सिटोनिन कर्व जो है वो एक लीनियर कर्व है। जितना कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी कैल्सिटोनिन सिक्रीशन उतना बढ़ता जाता है। जैसे जैसे कैल्शियम कंसंट्रेशन कम होती है नॉर्मल रेंज में, बिलो नॉर्मल नहीं, वैसे वैसे कैल्सिटोनिन कंसंट्रेशन घटता जाता है। तो इस प्रकार कैल्शियम कंसंट्रेशन का बढ़ना ये कैल्सिटोनिन सिक्रीशन को बढ़ाता है। अब पीटीएच और कैल्सिटोनिन दोनों ही जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से काम कर रहे हैं और यह दोनों ही के जो टारगेट ऑर्गन्स हैं वो सेम है, किडनीज और बोन्स। याद रहे पीटीएच इंटेस्टाइन पे डायरेक्टली काम नहीं करता, 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी के थ्रू काम करता है। पीटीएच के रिसेप्टर किडनीज में नेफ्रॉन्स की ट्यूब्यूल्स पे और बोन्स में ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट पे होते हैं। उसी प्रकार से कैल्सिटोनिन का भी जो प्रभाव है वो किडनीज में ट्यूब्यूल्स पे होता है, जहां वो ट्यूबुलर रिअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और फॉस्फेट्स इन दोनों को घटाता है। कैल्सिटोनिन का काम क्या है? कैल्शियम के लेवल को कम करना। कम कैसे करेगा? किडनी से एक्सक्रीट आउट करा दो। तो जब किडनी से एक्सक्रीट कराना है इसका मतलब किडनी से जो रीअब्जॉर्प्शन उसको घटाना होगा। अच्छा, याद रहे पीटीएच भी क्या कर रहा था कि फॉस्फेट्स के एक्सक्रीशन को बढ़ा दे रहा था। तो कैल्सिटोनिन कैल्शियम को तो रीअब्जॉर्प्शन घटा के एक्सक्रीशन बढ़ाता है, फॉस्फेट्स का एक्सक्रीशन ये भी बढ़ाता है। तो इस प्रकार से फॉस्फेट्स पर पीटीएच का और कैल्सिटोनिन का प्रभाव एक रूप जैसा हुआ। कैल्शियम पे ऑपोजिट हुआ, पीटीएच कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा के कैल्शियम कंजर्व कराता है, जबकि कैल्सिटोनिन कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को घटाकर इसका एक्सक्रीशन बढ़ाता है, जिससे कैल्शियम कंसंट्रेशन ब्लड में कम की जा सके। अब दूसरा इफेक्ट आता है बोन पे। हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्कस किया था कि पीटीएच इमीडिएट इफेक्ट ऑस्टियोसाइट्स के ऊपर, ऑस्टियोसिटिक मेम्ब्रेन के ऊपर कैल्शियम पंप को एक्टिवेट करके काम करता है, जिससे बोनी फ्लूइड में जो CaHPO4 एमॉर्फस क्रिस्टल्स हैं उनमें उपस्थित रेडली एक्सचेंजेबल कैल्शियम को ब्लड में भेज दिया जाए। इसका ऑपोजिट काम इसी प्रकार से कैल्सिटोनिन का इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है? ऑस्टियोसाइट्स का जो ऑस्टियोसाइट मीडिएटेड ऑस्टियोलिसिस उसको घटाए है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट क्या होता है? पीटीएच की तरह से ऑस्टियोक्लास्ट मीडिएटेड रिजॉर्प्शन उसको घटाए, क्योंकि पीटीएच लंबे समय में ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करती है ऑस्टियोसाइट्स ऑस्टियोब्लास्ट्स के थ्रू और वहां से बोन्स को रिजॉर्व कराती हैं। इस रिजॉर्प्शन को कैल्सिटोनिन घटा देता है। तो इमीडिएट इफेक्ट ऑस्टियोसाइट्स के थ्रू, उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट के थ्रू।
और ऑस्टियोक्लास्ट का फॉर्मेशन भी बाद में यह कैल्सिटोनिन कम कर देता है। तो सेम जो इफेक्ट्स थे पीटीएच के, उसके ऑपोजिट इफेक्ट इसी प्रकार से कैल्सिटोनिन के होते हैं। मेजर इफेक्ट्स बोन के थ्रू, माइनर इफेक्ट्स किडनीज के थ्रू। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि पीटीएच का इफेक्ट भी चाइल्डहुड और प्यूबर्टी में ज़्यादा होता है, एडल्ट्स में पीटीएच का इफेक्ट कम होता जाता है। कैल्सिटोनिन के साथ तो और भी अधिक यह चीज़ प्रोमिनेंट है। कैल्सिटोनिन के इफेक्ट्स हमको बहुत ही ज़्यादा ह्यूमंस में प्रोमिनेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी एडल्ट्स में तो बिल्कुल ही प्रोमिनेंट नहीं होते। चाइल्डहुड में थोड़ी बहुत उसकी सिग्निफिकेंस है। एडल्ट्स में तो कैल्सिटोनिन का इफेक्ट इतना कम होता है कि पीटीएच का भी इफेक्ट जो कम है वो इसको ओवरराइड कर लेता है। जो पीटीएच काम कर रही है वह कैल्सिटोनिन के इफेक्ट को ओवरराइड कर देती है। अब कैल्सिटोनिन की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? कैल्सिटोनिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बिल्कुल भूलने वाली नहीं है, कि यह मेडुलरी कार्सिनोमा थायरॉयड का ट्यूमर मार्कर होता है। ये मेडुलरी कार्सिनोमा थायरॉयड किससे होता है? ये सी सेल्स, जो पैराफोलिकुलर सेल्स है, ये उसका ट्यूमर है, ये उसकी मेलिग्नेंसी है। और मेडुलरी कार्सिनोमा थायरॉयड जो न्यूरो एंडोक्रीन सेल है, सी सेल पैराफोलिकुलर सेल, उसका ट्यूमर, उसका कार्सिनोमा, उसकी मेलिग्नेंसी है, जो कैल्सिटोनिन बनाती है। और कैल्सिटोनिन लेवल एमसीटी में बढ़ जाता है। यही कैल्सिटोनिन की सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। तो कैल्सिटोनिन लेवल को टेस्ट करने का जो सबसे बड़ा इंडिकेशन है वो है स्क्रीनिंग मेडुलरी कार्सिनोमा थायरॉयड की करने के लिए। इसके अतिरिक्त कुछ सिस्टमिक डिसऑर्डर्स हैं, एक्यूट इलनेसेस हैं, उनमें भी कैल्सिटोनिन लेवल बढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी उतनी ज़्यादा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मेडुलरी कार्सिनोमा थायरॉयड के लिए जब हम कैल्सिटोनिन लेवल चेक करते हैं तो एक बेसल लेवल भी कर सकते हैं और एक पेंटागैस्ट्रिन से स्टिमुलेट करा के उससे भी कैल्सिटोनिन लेवल को चेक किया जा सकता है। यह डायग्नोसिस में और साथ साथ सर्जरी के बाद रिकरेंस को हुई कि नहीं उसको रूल आउट करने के लिए भी यह कैल्सिटोनिन एस्टिमेशन काम में आता है। कैल्सिटोनिन को थेरेप्यूटिकली भी यूज किया जाता है। हालांकि इसके साथ में एक प्रॉब्लम यह है कि कैल्सिटोनिन, हमने जैसे कहा कि फिजियोलॉजिकल रोल भी ज़्यादा नहीं है, तो इसी प्रकार से इसका फार्माकोलॉजिकल रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। उसका मार्जिनल इफेक्ट ही होता है। और लॉन्ग टर्म कैल्सिटोनिन यूजेस के बाद कुछ मैलिग्नेंसी के चांस भी बढ़ जाते हैं, तो इसलिए थेरेप्यूटिकली कैल्सिटोनिन बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता। लॉजिकली हम ये सोच सकते हैं कि पीटीएच जिस प्रकार से ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ाता है, कैल्सिटोनिन देके हम ऑस्टियोपोरोसिस को घटा सकते हैं, क्योंकि ये ऑस्टियोक्लास्टिक रिजॉर्प्शन को घटाता है। लेकिन यह बहुत अधिक केसेस में ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं किया जाता। इसको विशेष रूप से हम यूज करते हैं बोन के एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए, जहां पे ऑस्टियोपोरोसिस या किसी अन्य कारण से वर्टिब्रल कोलैप्स हो जाता है, वर्टिब्रल फ्रैक्चर हो जाता है, वर्टिब्री कंप्रेस कोलैप्स करके वो कंप्रेस्ड वर्टिब्री और बोन पेन प्रोड्यूस करने लगती हैं। तो कैल्सिटोनिन का एक बोन एनाल्जेसिक इफेक्ट के कारण से वर्टिब्रल क्रस्ट फ्रैक्चर में, और कभी कभी जो बोनी मेटास्टेसिस हैं जिनमें ऑस्टियोलिसिस होने के कारण से पेन प्रोड्यूस होने लग जाता है, उनमें भी कैल्सिटोनिन यूज किया जाता है, विशेष रूप से नेजल स्प्रे के फॉर्म में। नेजल स्प्रे कैल्सिटोनिन के जो बोन एनाल्जेसिया इफेक्ट प्रदान करते हैं। कैल्सिटोनिन के बाद जो दूसरा हार्मोन है जो मिनरल मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकता है, वो है पीटीएच की तरह का पीटीएच हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड या पीटीएच रिलेटेड प्रोटीन। तो पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड जो है, पीटीएच आरपी जिसे कहते हैं, इसकी जानकारी सबसे पहले मिली थी ह्यूमोरल हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मेलिग्नेंसी में। कुछ मेलिग्नेंसीज में यह देखा गया कि वो मेलिग्नेंसी होने पे ऑस्टियोपोरोसिस बहुत तेजी से होती है। तो ये सोचा गया कि शायद इन मेलिग्नेंसी से जो मेलिग्नेंट सेल्स हैं वो पैराथायरॉयड हार्मोन बना रही होंगी, एक्टोपिक पैराथायरॉयड हार्मोन। लेकिन देखा गया पैराथायरॉयड से मिमिक करता हुआ एक प्रोटीन बनता है, एक पेप्टाइड हार्मोन बनता है,
जिसे पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड कहते हैं। तो ट्यूमर सेल्स ने पीटीएचआरपी बनाया और ये पीटीएचआरपी पीटीएच की तरह से ऑस्टियोप्लास्टिक बोन रिजॉर्प्शन बढ़ा देता है। जितनी बोन रिजॉर्ब होती जाएगी उतना कैल्शियम एक्सक्रीट होता जाएगा, सिक्रीट होता जाएगा। ये कैल्शियम हाइपरकैल्सीमिया करा देता है। तो एक तरफ ये पीटीएचआरपी हाइपरकैल्सीमिया करा रहा है और दूसरी तरफ ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ाता जा रहा है। तो सबसे पहले ये पीटीएचआरपी ह्यूमरल हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी में ही देखा पाया गया। अब ये पीटीएचआरपी क्या है? पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड, पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड। तो ये इसका जो एमिनो एंड है जो पीटीएच रिसेप्टर से या पीटीएच पीटीएचआरपी रिसेप्टर से कंबाइन करता है, वो एमिनो टर्मिनल दोनों का सेम है। और हमें मालूम है कि पीटीएच अपने एमिनो टर्मिनल से ही अपने रिसेप्टर से कंबाइन करता है। तो अगर एमिनो टर्मिनल सेम है तो पीटीएचआरपी भी पीटीएच रिसेप्टर से कंबाइन कर जाएगा। इसीलिए रिसेप्टर को पीटीएच पीटीएचआरपी दोनों का कंबाइंड रिसेप्टर कहते हैं, क्योंकि दोनों अपने एमिनो टर्मिनल से उस रिसेप्टर से जुड़ सकते हैं। अच्छा, पीटीएच तो केवल पैराथायरॉयड ग्लैंड में पैराथायरॉयड सेल से बनता है। पीटीएचआरपी कई टिश्यूज में बन सकते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी कि कई मैलिग्नेंसीज में बन सकते हैं। लेकिन पीटीएचआरपी की नॉर्मल केसेस में विदाउट दोज मैलिग्नेंसीज बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं होती। ये बहुत कम कंसंट्रेशन में उत्पन्न होता है, जिसके पैराक्रीन इफेक्टिव होते हैं। एडल्ट्स में पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड पीटीएचआरपी के कोई विशेष इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन जो फीटल लाइफ में और लैक्टेशन के दौरान पीटीएचआरपी की कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो सकती है। वास्तव में ये दोनों फेजेज ऐसी हैं जिसमें हमें कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को और ज़्यादा स्टिमुलेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि फीटल लाइफ में ग्रोथ के समय भी हमें काफ़ी कैल्शियम की ज़रूरत है कार्टिलेज के डेवलपमेंट के लिए, उसके बाद टीथ के इरप्शन के लिए फीटल और इन्फेंटाइल एजेस में, और लैक्टेशन के दौरान ब्रेस्ट टिश्यू को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है। तो पीटीएचआरपी इन दोनों समयों पर, फीटल लाइफ में, इन्फेंटाइल लाइफ में और लैक्टेशन के दौरान, यह कैल्शियम उपलब्ध कराने का काम करता है। तो इस प्रकार से एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पीटीएचआरपी की इन दोनों फेजेस में हो सकती है। अब एक तीसरा एक इसी तरह का एक हार्मोन है फाइब्रोब्लास्टिक ग्रोथ फैक्टर 23। वास्तव में हम ये तो जानते हैं फाइब्रोब्लास्टिक ग्रोथ फैक्टर तो बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यह जो एफजीएफ प्रोड्यूस करते हैं यह लोकल ऑटोक्रीन या पैराक्रीन इफेक्ट के लिए करते हैं। जबकि एफजीएफ की एक फॉर्म FGF23 यह बोन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है और यह वहां से सिक्रीट होता है ब्लड में और पूरी बॉडी में जाके सर्कुलेट करके वहां काम कर सकता है। इसलिए ये एक एंडोक्रीन हार्मोन है। FGF23 एक हार्मोन की तरह काम करता है और इसका प्रमुख रोल है सीरम इनऑर्गेनिक फास्फोरस को कंट्रोल करने के लिए, उसको उसके रेगुलेशन में। तो FGF23 ये इनऑर्गेनिक फास्फोरस का एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटर है जो इस फास्फोरस लेवल को ब्लड में घटाता है। कैसे? इसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से और इस किडनी से इसका रीअब्जॉर्प्शन, उनको कम करके, ना एब्जॉर्ब होने देता है ना रीअब्जॉर्ब होने देता है। तो उसके कारण से ब्लड में इनऑर्गेनिक फास्फोरस लेवल कम हो जाता है। साथ ही FGF23 ये जो विटामिन डी का एक्टिवेशन है 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी में, उसको भी कम करता है। अब जब एक्टिव विटामिन डी कम हो गया तो यह भी कैल्शियम फास्फोरस मेटाबॉलिज्म को इनडायरेक्टली प्रभावित करता है। तो FGF23 की रेलेवेंस क्या है? इसका रोल है फास्फोरस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में, और इसकी मेन जो रेलेवेंस है वह है हाइपोफॉस्फेटीमिया करने में। तो FGF23 जब ज्यादा बनता है तो हाइपोफॉस्फेटीमिया होने लग जाता है, जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव या एक्स लिंक्ड हो सकता है। क्योंकि FGF23 कई ट्यूमर्स में बन सकता है, इसलिए ये ट्यूमर इंड्यूस्ड ऑस्टियोमलेशिया या ट्यूमर इंड्यूस्ड रिकेट्स को भी उत्पन्न कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि FGF23 मुख्यतः फास्फोरस मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। जो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड है
वो फीटल लाइफ में और लैक्टेशनल पीरियड में कैल्शियम उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है। और जो कैल्सिटोनिन है, यह कैल्शियम लेवल को घटाने में उसमें मदद कर सकता है, पीटीएच के अगेंस्ट काम करने में। हालांकि पीटीएच जो थ्रू आउट लाइफ इफेक्टिव होता है, कैल्सिटोनिन का इफेक्ट बहुत माइनर रह जाता है एडल्ट्स में। यंग एजेस में तो थोड़ी इसकी एफिकेसी ओल्ड इंडिविजुअल या एल्डरलीज या एडल्ट्स के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो यह थे 3 मुख्य हार्मोन जो कि पीटीएच के अतिरिक्त मिनरल मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं: कैल्सिटोनिन, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड पीटीएचआरपी, और फाइब्रोब्लास्टिक ग्रोथ फैक्टर 23 एफजीएफ 23। धन्यवाद।